पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास था बायोलॉजी का कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी, और बायोलॉजी की प्रमुख शाखाएं पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th लेसन 1 जैव प्रक्रम। तो सबसे पहला सवाल हो जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है। तो जवाब हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों की अनुरक्षण क्रिया संपन्न होती है जैसे उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण क्रिया कहने का तात्पर्य है, अनुरक्षण क्रिया कहने का मतलब है कि वैसी क्रियाएं जो सजीवों में होती हैं, जैसे पोषण सजीवों में होती है, श्वसन सजीवों में होती है, परिवहन सजीवों में होती है, उत्सर्जन सजीव में होती है और जनन सजीव में होती है। तो ये सारी क्रियाएं को ही अनुरक्षण क्रियाएं कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों की अनुरक्षण क्रिया जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन संपन्न होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला पोषण। पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, आइए अब इसको जानते हैं। जैव प्रक्रम का वह भाग जिसमें बाह्य खाद्य पदार्थों को अंतःग्रहण कर इसका उपयोग किया जाता है, इसे पोषण कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी बाह्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग अपने विभिन्न कामों में किया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण। पोषण की कितनी विधियां होती हैं, तो पोषण की 2 विधियां होती है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक और परपोषण हेटेरोट्रॉफिक। पहला स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑटोट्रॉफ शब्द से हुआ है, जिसमें ऑटो का अर्थ स्वतः या स्वयं होता है और ट्रॉफ का अर्थ पोषण होता है, अर्थात वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने पोषक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए, पोषण का मतलब बाहरी खाद्य पदार्थों को अंतःग्रहण कर उसको उपयोग में लाना। तो स्वपोषण कहता है कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रॉफ। ऑटो प्लस में ट्रॉफ। ऑटो का मतलब बताया गया स्वतः और ट्रॉफ का मतलब बताया गया पोषण, यानी कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जो स्वतः संपन्न होती है अपने आप, इसमें किसी दूसरे जीव की सहायता नहीं लेते हैं, पोषक पदार्थ का निर्माण स्वयं करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे क्या करता है कि ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन पोषक पदार्थ के रूप में अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, इसीलिए यह स्वपोषण कहलाएगा। अब अगला पढ़ते हैं परपोषण। क्या, परपोषण किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने पोषक पदार्थ का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से स्वपोषण, तो ये 2 शब्दों को मिलाते हैं कि स्व प्लस पोषण। पोषण का जो पोषक पदार्थ, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें पोषक पदार्थ का निर्माण स्वतः कर रहा था, और परपोषण जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने पोषक पदार्थ का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। इसमें सभी जीव हो जाएंगे, सभी जीव, क्योंकि मनुष्य भी है तो वह पेड़ पौधे पे आश्रित है, या फिर जीव किसी दूसरे जीव पे ही आश्रित है अपने भोजन के लिए, वह अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है, तो उसे ही परपोषण कहते हैं। परपोषण का प्रकार, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषी। पहला मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए मृत
सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। देखिए, जो मृतजीवी लिखा हुआ है, मृतजीवी यानी कि मृत यानी कि मृतक, और जीव जीवी का मतलब हो गया कि जीव जंतु पेड़ पौधे, जीव जंतु या पेड़ पौधे, यानी पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं उसे मृतजीवी पर पोषण कहते हैं। उदाहरण कवक और जीवाणु इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारा होंगे। अगला, परजीवी पर पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पर पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। मतलब परजीवी पर पोषण का मतलब यही बोला कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि रहना है दूसरे जीव पर ही निर्भर रहना है, रहकर भोजन ग्रहण करता है उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। पर यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे परजीवी पर पोषण कहते हैं। जैसे में जूं, खटमल, जीवाणु, अमरबेल इत्यादि। देखिए, जो जीवाणु है, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, उसे मृतजीवी पर पोषण भी कहते हैं और परजीवी पर पोषण भी कहते हैं। ये जीवाणु दोनों में काम करता है। अगला, प्राणी संपोषी। अगला, प्राणी संपोषी पर पोषण। वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषी पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, जानवर, पक्षी इत्यादि। कहने का मतलब है कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी ठोस या तरल रूप में, ये कैसे में ले रहा है ये नहीं, इसको गला करके ले रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला कि ठोस के रूप में रहेगा या फिर तरल के रूप में अगर ग्रहण करता है तो उसे ही प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। प्राणी संपोषी पर पोषण कहते हैं। अभी तक हम लोग जाने कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, ये जान चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है पौधों में पोषण। आखिर पौधों में पोषण कैसे होता है? तो पोषण का मतलब सीधा सीधी हमको ये समझना है कि भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। अब भोजन का निर्माण करने का मतलब है कि अब पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है? तो यह जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधों में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण को लेकर अपनी पत्तियों की कोशिकाओं में भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूरज से प्रकाश की किरणें, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर अपने भोजन का निर्माण इसी पत्ती की कोशिकाओं में निर्माण करते हैं। तो भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब इसका फिगर के माध्यम से समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो जब हरे पेड़ पौधों में सूर्य की प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल एवं खनिज लेकर पत्तियों की कोशिकाओं में एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है, उसे
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये तो जान गए। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से अभिकारक हैं और कौन कौन से प्रतिफल होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। वो भी यह प्रक्रिया सूरज की प्रकाश की किरणें और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। तो इसका एक परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलता है और सूरज की प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, तो उससे ऐसी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इसका दूसरा परिभाषा कहा जा सकता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पहले सरल कार्बोहाइड्रेट बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज तथा उप उत्पाद ऑक्सीजन होता है। यही देखिए, मुख्य उत्पाद का मतलब हो गया प्रतिफल। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के बाद कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, तो ग्लूकोज बनते हैं, ऑक्सीजन बनते हैं और जल भी बनता है। प्रकाश संश्लेषण का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होता है, तो जल होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में होता है और सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होती है, लेकिन हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगला है, सिंघाड़ा एक ऐसा पौधा है जो जड़ से लेकर पत्ता तक प्रकाश संश्लेषण करता है। पूछेगा सवाल कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें जड़ से लेकर पत्तियों तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो बोलेंगे सिंघाड़ा का पौधा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। अभी थोड़ी देर पहले हम बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह तभी संपन्न होती है जब सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही इस क्रिया को संपन्न किया जा सकता है, जिससे हमको फल की प्राप्ति होती है। तो यही हमको एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। तो ये तो हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल अति आवश्यक है। ये कैसे, तो देखिए, इस प्रयोग को दर्शाने के लिए हम क्रोटेन या कोलियस के चित्तीदार पत्ती को लेते हैं, उसके हरे एवं उजले भाग को रेखांकित कर देते हैं। इस पत्ती को वाटर बाथ में डालकर कुछ देर तक उबालते हैं। इसके बाद पत्ती को निकालकर गर्म अल्कोहल एवं स्प्रिट में डालकर कुछ देर तक उबालते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्ती रंगहीन हो जाती है। इस पत्ती को निकालकर धो लेते हैं तथा कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मंड परीक्षण के लिए इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डालकर निकाल लेते हैं। मंड परीक्षण से यह पता चलता है कि जो भाग पहले हरा था वह गाढ़े नीले रंग का हो गया तथा जो भाग पहले उजला था उसमें रंग परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल था जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ और उजले वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हुई। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक पत्ता लेते हैं जो कि कोलियस का पत्ता होता है। किसका पत्ता होता है, कोलियस का पत्ता चित्तीदार पत्ता होता है। इसमें दो रंग होते हैं, एक हरे भाग और एक उजला भाग। चलिए मान लेते हैं कि नीचे वाला भाग हरा है और मान लेते हैं कि ऊपर वाला भाग उजला है। सबसे पहले इसे हम गर्म पानी में उबालेंगे। क्या करेंगे, गर्म पानी में उबालेंगे। गर्म पानी में उबालने के बाद इस पत्ते को गर्म अल्कोहल में उबालेंगे। उसके बाद गर्म अल्कोहल में उबालने के बाद ये पत्ता जो है वह रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रंगहीन। अब रंगहीन होने के बाद इसे मंड परीक्षण के लिए हम आयोडीन के घोल में इसे डालेंगे। जैसे ही आयोडीन के घोल में डालेंगे तैसे इसका जो भाग हरा था वह नीला हो जाएगा
और जो भाग उजला था वह उजला ही रहेगा। इससे हमको ये पता चला कि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ और इसका रंग बदलकर नीला हो गया। लेकिन उजले वाले भाग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और इसका रंग नहीं बदला। तो समझ में आ गया। अगला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 क्यों आवश्यक है? एक प्रयोग द्वारा वर्णन करें। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 अति आवश्यक है। इस प्रयोग को दर्शाने के लिए हम लंबी पत्ती वाला पौधा जो गमले में लगा हो उसका उपयोग करेंगे। उसे 3 से 4 दिन तक अंधेरे में रखते हैं। इसके बाद एक चौड़ा मुंह वाला जार लेते हैं, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेते हैं, यानी KOH या NaOH का घोल लेते हैं। उसके बाद उसके कॉर्क को बीच से फाड़कर पत्ती को इस प्रकार दबाकर रखते हैं कि आधा भाग जार के बाहर हो और आधा भाग जार के अंदर हो। इस उपकरण को 3 से 4 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। इसके बाद पत्ती को तोड़कर गर्म अल्कोहल या स्प्रिट के घोल में डालकर कुछ देर तक उबालते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्ती रंगहीन हो जाती है। अब इस पत्ती को धोकर कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद मंड परीक्षण के लिए उसे आयोडीन के घोल में डालकर निकाल लेते हैं। मंड परीक्षण से यह देखते हैं कि जो भाग जार के बाहर था वह गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग जार के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड मिला और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, लेकिन अंदर वाले भाग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जिस कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले हम एक ऐसे पौधे को लिए जो ऐसे पत्तियों को लिए जो गमले में उगाए जाते हैं। इस पत्तियों को एक मोटे चौड़े मुंह वाले जार के अंदर रखें, जिसका आधा भाग अंदर था और आधा भाग बाहर था। उसके बाद इसे अल्कोहल या स्प्रिट के घोल में डालकर हम कुछ देर तक उबाल लेते हैं। उसके बाद ये जो पत्ती है वह रंगहीन हो जाती है। तो दोनों में हम क्या करते हैं कि मंड परीक्षण प्रयोग के लिए हमको जरूरी है आयोडीन के घोल में इस पत्ती को डालना। तो जैसे ही इसके आयोडीन के घोल में इस पत्ती को हम डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो पत्ता का भाग था वह बाहर था, उसका रंग गाढ़े नीले रंग का हो गया और जो जार के अंदर था उसका रह गया हल्का पीला रंग। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसका रंग बदल करके क्या बन गया, तो गाढ़े नीले रंग का हो गया और जो भाग जार के अंदर था उसका रंग हल्का पीला यानी परिवर्तन ना के बराबर हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 की आवश्यकता है।